जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सभी स्टूडेंट के लिए क्लास 12th का हिंदी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि पार्ट 1 बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो निबंध है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखिएगा प्रश्न को और जवाब दीजिएगा, याद करने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आप लोग देखिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित पार्ट 1 है बातचीत का, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम सब। तो देखिएगा प्रश्न नंबर पहला है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आधुनिक काल हो जाएगा। आधुनिक काल के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो आप लोग याद करिएगा, तो इसका आंसर आधुनिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर भारतेंदु युग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शीर्षक बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है। तो शीर्षक जो बातचीत है किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर बालकृष्ण भट्ट याद रखिएगा। ये सभी वीवीआई प्रश्न है, तो आप लोग देखिएगा और याद करिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि बातचीत भाषा कौन सी विधि है। तो बातचीत भाषा की कौन सी विधि है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर निबंध याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को याद होगा कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका निवास स्थान हो जाएगा। तो इसका आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। तो बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुआ था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया। तो बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत भाषा में बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किया था। तो इसका आंसर संस्कृत आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे। तो बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से उग्र थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति इनमें से कौन हो जाएंगे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक किस जो पत्रिका थी वो किस सभा द्वारा संपादित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो 1887 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो सभा में संपादित होती उस सभा का क्या नाम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्धनी सभा में इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा कि हिंदी वर्धनी सभा में प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को सभा द्वारा संपादित किया गया था। तो हिंदी वर्धनी सभा द्वारा संपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका
किसके द्वारा निकाला गया था? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? तो बालकृष्ण भट्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ए याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप क्या था? तो हिंदी प्रदीप क्या था? तो सब मासिक पत्रिका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मासिक पत्रिका हो जाएगा। आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चली थी? तो हिंदी प्रदीप थी वो कितने वर्ष तक चली थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 वर्ष तक चली थी। तो इसका आंसर हिंदी प्रदीप कितने वर्ष तक चली थी? तो 33 वर्ष तक। आप सभी स्टूडेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया था? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर श्याम सुंदर दास ने काशी में बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के लिए आमंत्रित किया था। तो इसका आंसर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? तो बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छे व्यवहार ना होने के कारण बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी शब्दकोश से अलग हुए थे। तो इसका आंसर बी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट थे, तो बालकृष्ण भट्ट इनमें से क्या थे? तो गद्यकार थे। तो इसका आंसर गद्यकार आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के स्टील दोनों में रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हिंदी प्रदीप में किस विषय में निबंध लिखे गए? तो हिंदी जो प्रदीप है वो किन विषयों में निबंध लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर सी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर पर प्रश्न है कि वाक्य शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है? अगर वाक्य शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है? तो गूंगी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी गूंगी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि वाक्य शक्ति के बिना हम अपनी अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं? तो वाक्य शक्ति के बिना हम अपने अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं? तो दूसरी इंद्रियों के द्वारा हम अपने वाक्य शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि वाक्य शक्ति क्या है? तो वाक्य शक्ति इनमें से क्या है? तो एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है वाक्य शक्ति। तो इसका आंसर ईश्वर का दिया हुआ वरदान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं? तो वाक्य शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते हैं? तो लुंज पुंज इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लुंज पुंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बातचीत में वाक्य शक्ति के कितने फायदे को बताया गया है? तो बातचीत में वाक्य शक्ति के कितने फायदों को बताया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 शक्ति को बताया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि स्पीच से किसका ढंग निराला है? स्पीच से किसका ढंग निराला है? तो बातचीत का ढंग निराला है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। स्पीच से किसका ढंग निराला है? तो बातचीत का। 28 नंबर प्रश्न है कि किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो बातचीत में नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो इसका आंसर
ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि हंसी की अंतिम सीमा क्या है। तो हंसी की अंतिम सीमा क्या हो सकती है। तो हंसी का अंतिम सीमा होठों का केवल फड़कना ही हंसी का अंतिम सीमा हो सकती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि स्पीच का उद्देश्य क्या है। तो स्पीच का उद्देश्य क्या होता है। तो मन में जोर और उत्साह पैदा करना स्पीच का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि मन रहमाने का ढंग किसमें है। तो मन रहमाने का ढंग इनमें से किसमें हो जाएगा। तो बातचीत में मन रहमाने का ढंग हो जाएगा। तो इसका आंसर बी आप सभी याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला। तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को किसे नहीं मिला। तो रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला था। तो इसका आंसर रॉबिन्सन क्रूसो हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। तो मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। तो बोलने से ही मनुष्य का गुण और दोष का पता चलता है। तो इसका आंसर ये याद रखिएगा। बातचीत सीमा क्या है। बातचीत की सीमा क्या है। तो बातचीत की सीमा क्या होगा। तो बातचीत का सीमा एक हो जाता है मीटिंग या सभा तक ही बातचीत की सीमा रखी गई है। तो आप सभी याद रखिएगा मीटिंग या सभा हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि वाक्य शक्ति के किन दो फायदों को बताया गया है। तो वाक्य शक्ति के किन दो फायदों को बताया गया है। तो स्पीच और बातचीत के दो फायदे हैं। तो इसका आंसर स्पीच और बातचीत हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है। तो लोगों का मैल किसके द्वारा साफ होता है। तो ये बातचीत के द्वारा ही लोगों का मैल साफ होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर बातचीत याद रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा था। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यह किसने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। बेन जॉनसन ने ये बात कहा था। तो इसका आंसर बेन जॉनसन आप सभी याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है किसने कहा था। तो असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो ये बात एडिसन ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। एडिसन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है। तो बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। गर्म दूध और ठंडा पानी के द्वारा बातचीत के प्रभाव को समझाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है। तो तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है। तो अंगूठी में नग सी जड़ की तरह तीन लोगों की बात होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। तो असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। तो दो लोगों के ही बीच असल बातचीत होती है। अगर तीन लोग जुट जाते हैं तो वो असल बातचीत नहीं होता है। 42 नंबर प्रश्न है कि चार लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है। अगर चार लोग जुट जाते हैं एक साथ तो कैसी बात हो जाती है। तो वो बात जो कि बेतकल्लुफ़ी जैसी बात हो जाती है। तो इसका आंसर बेतकल्लुफ़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी याद रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि चार से अधिक लोगों की बात क्या कहलाती है। तो चार से अधिक लोगों की बात राम रमौली कहलाती है। तो इसका आंसर राम रमौली हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि बातचीत के कितने भेद हैं। तो बातचीत के अनेक भेद होते हैं, बातचीत का कोई भेद नहीं होता है। इसका आंसर अनेक हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है। तो रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है। तो दो सहेलियों के बीच ही रस का बात उमड़ता है। तो इसका आंसर दो सहेलियों में हो जाएगा।
46 नंबर प्रश्न है कि बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है। तो बूढ़े लोग को बातचीत कैसी होती है, तो वो दूसरों को शिकायत भी करते हैं, 4 सच तो 10 झूठ भी बोलते हैं, नौजवानों की हमेशा निंदा करते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है कि खोदे दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं। तो खोदे दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं, तो बुढ़िया लड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बुढ़िया, इसका याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि बात करने का हुनर किन लोगों में है। तो बात करने का हुनर किन लोगों में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बात करने की हुनर किन लोगों में होती है, तो यूरोप के लोगों में बात करने की हुनर होती है। 49 नंबर प्रश्न है कि बातचीत की पूर्ण शोभा किसमें है। तो बातचीत की पूर्ण शोभा किसमें है, तो काव्य कला प्रवीण विदम मंडली में बातचीत करने की पूर्ण शोभा होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आप सभी याद रखिएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि सुहद गोष्ठी किसका नाम है। तो सुहद गोष्ठी किसका नाम हो जाएगा, तो चतुराई से बात करने वालों करने जो बात होता है वो सुहद गोष्ठी होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि सुहद गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं। तो सुहद जो गोष्ठी होती है आधुनिक बातचीत में क्या कहा जाता है, तो शास्त्री कहा जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। तो इस प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना इनमें से क्या हो जाएगा, हमारी भीतरी जो मनोवृत्तियाँ होती है वो संसार का सबसे बड़ा भारी आईना होता है। तो इसका आंसर ए याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है। तो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है, तो जीवा जो हमारा जीव होता है वो सदा स्वच्छंद चला करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान क्या है। तो इसका आंसर अपनी जीवा को काबू में रखना ही शक्ति परम पूज्य मंदिर परमार्थ का एकमात्र सोपान, अपनी जीवा को काबू में कर लेना ही हमारा शक्ति का परम पूज्य मंदिर होता है। तो आप सभी इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन आकर VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न या सब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए और अपना जो भी तैयारी है उसको बेहतर बनाइए। अगर आप सभी भाई बहन इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर सर्च करिएगा और सर्च करके वहां से आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि वहां से PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोग क्रोम से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां पर सर्च करिएगा ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर, वहां से भी आप सभी इसका जो कि PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो